हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत चमन का बहुत ही नायाब फूल हमारे आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में लेकर आए हैं और इस नायाब फूल का नाम है रघुबीर यादव। रघुबीर यादव जी, आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जानते होंगे कि रघुबीर यादव साहब को हम नायाब फूल क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कि इनके पास जो ज़ख़ीरा है, जो ख़जाना है, उस ख़जाने में से आज तक कोई कुछ ले जा नहीं पाया। ये बेहतरीन कलाकार स्टेज के, फिल्म के, टेलीविज़न सीरियल्स के, और ये लिरिसिस्ट है यानी कि गीतकार हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सिंगर हैं, तरह तरह के वाद्य बजा लेते हैं और इसके अलावा ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं। ज़ाहिर है वो एक्टर हैं तो एक बहुत बेहतरीन कॉमेडियन भी हैं, और उससे सबसे बड़ी बात, बेहद अच्छे इंसान, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो आज हम उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं इससे पहले कि सारी जाहिर सी बात है ये पूरा मंच उनके लिए है तो मैं बहुत कम बोलूँगी। अभी अभी रघुबीर यादव साहब ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है और उस एक फ़िल्म में, और उस फिल्म का नाम है घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। ये फ़िल्म आज ही रिलीज़ हुई है पूरे हिंदुस्तान में 10 जून को। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हुए हम बाकी चीज़ें उनसे, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। तो आदावर से फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको अभी आपने बड़ा अहम किरदार निभाया, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ जी। ये आपके बाकी किरदारों से कितना अलग रहा? कितना अलग कहना तो बड़ा मुश्किल है, कितना बस अलग है इतना कह सकता हूँ मैं। और इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं इससे पहले। हलवाई देखे बहुत ज़रूर, सोहबत मिली है किन लोगों के साथ रहा हूँ मैं काफ़ी, क्योंकि जिस जगह को मैं बिलोंग करता हूँ जबलपुर, वहाँ सब क्यों छोटी सी जगह थी तो वहाँ बस हलवाई और चाय की दुकान और ये सब, ये छोटा सा एक कस्बा था, वहीं पे ये सारे लोग थे तो उनकी सोबत में रहता था। क्योंकि आना जाना रोज़ अगर बाज़ार से आप गुजर जाए तो कोई ना कोई हलवाई मिल ही जाता था, चाय की दुकान मिल जाती थी, वो सब ये सब होता रहता था। तो तब से वाक़फ़ियत है इन लोगों के कैरेक्टर से। और एक्चुअली ये बचपन से मेरी आदत है ऑब्ज़र्व करने की, और ये लगता था कि पता नहीं कब क्या चीज़ कहाँ काम आ जाए, तो सीखते चलो सुनते चलो। तो सोचा नहीं था कि हलवाई का भी कभी किरदार करना पड़ेगा, लेकिन जहन में था। और फिर अनामिका ने कहा कि ऐसा ऐसा है और पुरानी दिल्ली का हलवाई है, तो फिर ज़रा मेरे और हाँ जी, तो मुझे लगा कि ये तो करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जो पुरानी गलियाँ, सकरी गलियाँ, वो शाहजहानाबाद और वो बल्ली मारान, ये सब जगह जब हम NSD में थे तो हम वहाँ जाया करते थे। और जाया इसलिए करते थे कि हमारे पास पैसे, बड़े स्कॉलरशिप मिलती थी, 10-12 रुपए बचते थे। तो हम क्या पुरानी किताबें ले जाते, तो नई सड़क में किताबें मिलती थी, तो किताब सस्ती मिल जाती थी, 20 पैसे की, 15 पैसे की, 10 पैसे की। क्यों ये पढ़ाकू तबीयत मेरी बहुत पहले से थी। हाँ, तो हम जाके वहाँ, तो ये सब उस दौर से गुजरते थे, पराठे वाली गली और यहाँ का वहाँ का हलवाई, और यहाँ उनसे सबसे मिलते जुलते चले आते, तो कहीं ना कहीं जहन में था। और जब मौका मिला तो फिर मैंने कहा कि चलो किया जाए। तो बस ये कहूँगा कि हलवाई का किरदार है, और उसके लिए मुझे थोड़ा पेट भी निकालना पड़ा जो अभी तक कम नहीं हो रहा है, कम वक्त। इस फिल्म के अंदर इन्होंने हलवाई कचौड़ियाँ भी तली, जो पुरानी दिल्ली में बड़ी मशहूर है, और जिस तरह से कचौड़ियाँ तली जाती हैं, जो बनाई जाती है, वो उस फिल्म में दिखाया गया है। आप देखिएगा, जलजीरा बेचा उन्होंने जी, और उसके बाद बफूनरी और टेलिस्मैन बन गए, ज्योतिष बन गए, भूभूत विधि। तो ये फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। रघुबीर साहब, आपका एक लंबा करियर रहा है जी। तो 1985 मसीह साहब से लेकर जो कि फिल्म में आने के से घोड़े को जलेबी खिला ले जा रही हूँ तक का जो सफ़र है, हालांकि इस शो में बड़ा मुश्किल है कि आप इतनी से वक्त में बता पाएँ। इस पूरे सफ़र में आपके लिए सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें क्या रही, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से और थिएटर से? एक्चुअली थिएटर से बहुत सीखा है मैंने, फिल्मों में तो किया है बस। जी, क्या बात।
और थिएटर, जिस थिएटर से मेरा ताल्लुक़ रहा है वो उसको पारसी थिएटर कहते हैं। पारसी थिएटर जो पहले पारसियों ने कंपनियां बनाई थी, लोगों को गलतफहमी कि पारसी ज़बान होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ था कि वो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जब थिएटर हुआ करता था तो हिंदुस्तानियों को शायद उस थिएटर में जाने नहीं दिया था। तो हिंदुस्तानियों ने पारसियों के पास बहुत पैसा हुआ करता था, उनसे उन्होंने फिर कंपनियां बनाई, तब से वो पारसी थिएटर हुआ। और ये फिल्म जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बननी शुरू हुई उससे पहले की बात है, तब शुरू हो गया था पारसी थिएटर। और तब वो फिर वहाँ से हुए और वहीं राइटर्स हुआ करते थे और सिंगर्स हुए थे, कंपोज़र भी हुआ करते, सारा कुछ पूरा का पूरा हुजूम एक पूरा हुआ करता था, 150-200 लोगों के पूरा एक काफिला जैसे होता था, उसी में सब कुछ चलता था। वहीं वो मुंशी दिल लखनवी और आगा हशर कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, ये सारे लोग उससे ताल्लुक़ था उनका। और क्या खूबसूरत ज़बान उन्होंने लिखी है, ये तो बाद में पता लगा, क्योंकि जब ज़बान की थोड़ी समझ आई तब लगा कि वाह वाह, क्या हम शेक्सपियर और क्या क्या देखते रहते हैं, लेकिन ज़रा उनकी ज़बान पढ़ के देखिए, उनका लिखा हुआ देखिए, आय हाय, ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसे ऐसे इमोशंस को, उनकी जो तर्ज़े बयानी थी वो बस बता नहीं सकता मैं, इतना खूबसूरत तरीके से। मैं तो कायल हूँ मुंशी दिल लखनवी, जो उन्होंने लैला मजनू लिखा है। हाँ। तो ये सब मौका मिला, ये सब तो वो मेरे पारसी थिएटर के दिन थे जो सबसे मज़ेदार। इसलिए मैं कहूँगा कि सीखने को बहुत मिला। मुझे 2 रुपये 50 पैसे मिलते थे। 250 रुपये में आपने पहली नौकरी की थी? 250 नहीं, 2 रुपये 50 पैसे। 250 तो बहुत हो गए। 250 नहीं, 2 रुपये 50 पैसे। और 2 रुपये 50 पैसे कहने को थे। और ज़्यादातर उन दिनों क्योंकि कंपनी का पतन था, डाउनफॉल था कंपनियों का। या 75 और 77 की बात कर रहे हैं? मैं 67 में मैंने ज्वाइन की थी वो कंपनी। जी 67 में। जी तो 2 रुपये 50 पैसे कहने को मिलते थे। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 50 पैसे, बस इसी में हम गुजारा करते थे। लेकिन उस गुजारे में जो मज़ा था, जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां, जो दिक्कतें, भूखे रह रहे हैं लेकिन हंसते रहते थे। तो लेकिन सीखने को ऐसा भरपेट सीखने को मिलता था। तो फिर उस रोटी को पेट को रोटी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनसे सारी एनर्जी वहीं से मिल जाती थी। जी। तो ये था, तो बड़े मज़ेदार। आज भी आपने, मैं क़ता कलाम, संगीत आपने वहीं से शुरू किया? ये संगीत पहले से आपके साथ नहीं? गाना तो आप गाते थे? जी, गाना गाता था पहले, शुरू ही में। एक्चुअली ये जो था, ये मेरे बचपन से था। मैं 3 साल का रहा हूँगा, मैं 2.5-3 साल का। और वहाँ से म्यूज़िक मेरे कानों में पड़ा। और वहाँ से वो ये हुआ यूँ था कि आधार ताल एक जगह है जबलपुर में, जहाँ एक तालाब था। और तालाब के किनारे एक टीला था, टीले पे मकान था। उस मकान में हम रहा करते थे, गर्मियों में जाते। जी, और पीछे सारे खेत थे जो हमारे थे, नाना जी के थे। नाना की तकरीबन 3-3.5 हज़ार एकड़ ज़मीन थी, जो अभी तो वो एग्रीकल्चर कॉलेज और व्हीकल फैक्ट्रियाँ वो करके वो सारी ज़मीनें ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे याद है, वहाँ बैलगाड़ी से जाया करते थे गर्मियों के दिनों में, और बेर सूखते रहते थे वहाँ पे। वहाँ हमारी एक नाना जी की जो बहन थी, हम बुआ कहते थे, वो अपनी मालिश मिट्टी के तेल से करती थी। वो रहती थी वहाँ पे, तो हम वहाँ रहते थे। और गर्मियों के दिन हुआ करते थे, तो एक पापड़ बेचने वाला खेतों की मेड़ से निकलता था, और सिर्फ एक घर के लिए वो पापड़ बेचने के लिए आवाज़ लगाता था दूर से। तो हम थे 2.5-3 साल के, तो वो जो आवाज़ पड़ी तो निकलता था। जी, वो गाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर उसको बुलाते थे पापड़ वाली, यहाँ तो थोड़ा नज़दीक आ जाता था। तो मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर वो पापड़ निकालने लगता, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, भाई ये ले लो, ये ले लो, मूंग का पापड़। फिर निकल जाता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। बस मैं फिर दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था। और वो पापड़ बेचते बेचते गाने के सुर जो मेरे जहन में आए, और उसके बाद फिर वो छूटा नहीं। फिर रामलीला, रासलीला, और एक और मैं कभी नहीं भूल सकता जो गाने का
कि जब हम वो वहाँ गर्मियों में जाते थे जहाँ खेती बीती थी, फिर बाद में हम यहाँ आ जाते थे शहर में थोड़ा सा, और वहाँ भी गांव ही था, करौंदी गांव कहलाता था। तो वहाँ से एक मोहल्ला था हमारा, मोहल्ले में एक भीख मांगते हुए एक अंधे थे सूरदास जी, उनकी पत्नी और वो दोनों भीख मांगते निकलते थे। मैं उनका पीछा कर लेता था। अच्छा अच्छा। क्योंकि ऐसे ऐसे सुरीले लोग हाय 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 उस जमाने में। तो वो गाते थे, इनका रसखान का एक पद गाते थे कि आजू गई होती भो रही हो रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कयो नहीं। अरे तेल लगाई लगाई के अंजन, भोहे बनाए बनाए ठिठो नहीं, डारी हमेल निहारत आनन, वारती ज्यों चुचकारत क्यों नहीं। अरे धूर भरे अति शोभित समझू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी रे, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी, और बाछा भी को रस खान बिलो, कतिवारत काम कलानिधि कोटी रे, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। आपको पूरे पूरे दिन याद है, ये कमाल है। अरे उनसे सीखा है तो कैसे भूल सकता हूँ। ये तो जी तो ये चीजें आपका बेस बनी जब आप आरएस थिएटर कंपनी में गए। जी तो उन्होंने आपको गाने के लिए कहा, आपने गाना सुनाया, तलफ़ुज़ आपका ठीक नहीं था। फिर मैं वहाँ से आया, मैंने मैट्रिक करने के लिए, क्योंकि उन दोनों ये कहते कि नौकरी मिल जाएगी, तो साइंस दिलवा दी मुझे, साइंस ले ली मैंने, और हायर सेकेंडरी फेल हो गया मैं। जी तो स्कूल मेरे नाना जी ने बनवाया था, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, आज भी वो है स्कूल। तो उसी में हमारी पढ़ाई वढ़ाई, और मैट्रिक फेल हो गया, और फेल होने की शर्मिंदगी से हम यहाँ आए, घर छोड़ के आ गए, और जाके वो पारसी थिएटर में तो ये होता है कि चाह को राह, बस राह मिल गई मुझे, वहाँ पहुँचा, और वहाँ पे जो जिसके साथ में आया था वो वहाँ मुझे छोड़ के चला गया, मैं अकेला पड़ा। तो मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, और मैं कहाँ क्या काम करूँ, करते क्या, मैंने कहा गाना गाता हूँ, उनका सुनाइए। तो मैंने उनको सुना दिया कि बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, बदली तेरी नजर तो लहरों से पूछ लीजिए, साहिल भी है गवाह, कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए, बदली तेरी नजर। जब नज़र और कश्ती और ये सब सुना उन्होंने, नज़ारे तो कहने लगे भाई गाते तो सुरीला हो, लेकिन तलफ़ुज़ बड़ा ख़राब है। तो मैंने उनसे कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। आपने ये सोचा? अब मुझे लगा तबले का से तो कोई ताल्लुक होगा इसका। तो मैंने कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो हंसने लगे, कहने लगे भाई तलफ़ुज़ का मतलब तबला नहीं होता, उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो मैंने कहा जी भर्ती कर लीजिए, मैं ठीक करूँगा। फिर बस वही है कि उन्होंने 2.5 रुपये में भर्ती कर लिया, और रह के फिर मैंने कुछ 1 आध साल में फिर मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी, और फिर मेरा ये तबला अपना ठीक किया। तो फिर ठीक होता चला गया। तो वैसे ही बड़े बढ़िया से सबक मिलते रहे लोगों के, जो बुजुर्ग लोग थे। और क्या है कि मेरी बचपन से सुनने की बड़ी आदत है कि मैं सुन लेता हूँ, करूँ ना करूँ वो बात की बात है, लेकिन सुनना मेरा अहम फ़र्ज़ होता था। कि कोई भी कुछ करे, ख़ासतौर पे बुज़ुर्ग लोग जिन्होंने ज़िंदगियाँ देखी हुई, तजुर्बे हासिल किए हुए हैं, उनसे तो मुझे बड़ा मज़ा आता था जब कोई नसीहत देते थे कुछ। बस वही था। फिर एक और मुझे याद आया कि उनकी वजह से आज मैं शायद यहाँ पहुँचा हूँ। एक पापड़ वाले हो गए, वो मेरे उस्ताद, मैं अभी भी उनको पापड़ वाले मेरे उस्ताद है गाने के। फिर ये आए, और भी हैं बीच में बहुत सारे। और ये सार्जेंट बाबा थे, वो बिल्कुल 82 मतलब 82-83 साल के थे, वो गेट कीपर हुआ करते थे वहाँ। तो मैं उन दोनों मुकेश, मन्नाडे, रफ़ी, इनकी नकल करके गाया करता था गाने। तो सबको बड़ा मज़ा आता था, इनाम भी मिल जाते थे, 2 रुपये 4 रुपये रात को 2.5 मिलते थे, 2-4 रुपये इनाम मिलते थे। मैं रईस था। 2.5 रुपये की तो आपकी सैलरी थी, 2-4 रुपये 2-4 और मिल जाते थे तो वो अमीर हो जाते थे। अरे बिल्कुल, हाँ।
तो एक दिन हम स्टेज पे बैठे बस गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बैठे हुए साजन बाबा और सुन रहे, तो सब जो बाकी लोग तारीफ कर रहे थे, यार बिल्कुल देख वैसे, बिल्कुल देख, अरे क्या बात, बिल्कुल डिक्टो, क्या सुर लगा है, वो सब तारीफ। इनको बुरा लग रहा जी। तो किसी ने पूछा क्या बाबा अच्छा नहीं लगा? बोले क्या खाक अच्छा जी। वो तो चिढ़ गए, बोले ये क्या बोले नहीं नहीं बिल्कुल देखो उसकी, मुकेश की कॉपी करता, बिल्कुल नकल। कहता बेटा नकल नकल होती है जी। हाँ, असल नहीं होता। अल्लाह ने तुम्हें खूबियाँ दी हुई हैं, क्यों किसी की नकल करते हो? नकल करके वो तो जिंदा है, तुम भी जिंदा रह जाओगे, तुम तो मर जाओगे अगर किसी की नकल करोगे तो बात तो सही थी। और मुझे लगा कि वाकई नकल नहीं करनी चाहिए। उस दिन से मैंने नकल करना छोड़ दिया और अपने अंदर खोजता रहा, सारे स्वर, सारे जो कुछ था, खूबियाँ खामियाँ जो भी अंदर ही झांकता रहा मैं। और फिर उन्हीं को बतौर रियाज कहिए या जो भी कर करके मैं अपने आप को संभालने की कोशिश में लगा रहता था। और फिर मैंने नकल करनी छोड़ दी। तो कभी मैंने किसी का कैरिकेचर नहीं किया, बस मैं रूह पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि आत्मा पकड़ के अगर काम किया जाए तो बस वही है। और उस तरह से फिर आपका, चूंकि आपकी ट्रेनिंग इतनी सॉलिड रही जी, आपने गाना सीखा, आपने वाद्य सीखे और वह शेर और शायरी, पढ़ना लिखना, क्या फिल्मी दुनिया में आपकी इन सारी कलाओं का समावेश हुआ किसी भी रोल में? मैसी साहब एक अच्छा रोल था, आपको 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, एक अलग से अवार्ड मिला, और तब से यहाँ तक आपको काफ़ी अवार्ड मिले, बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड आप एक्टर रहे हैं। लेकिन क्या उस हिसाब से आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड कहना मुझे बहुत बुरा लगता है इसको, उसमें आप खुश हैं कि क्या सारी खूबियाँ आपकी समावेश हुई आपके रोल्स में? अब मैं क्या बताऊं, खुशी तो मुझे वहाँ पारसी थिएटर में मिलती थी, ये इस खुशी से वहाँ की कहीं ज़्यादा बेहतर थी। तो एक्चुअली मैंने उस तरह की खुशी कभी ढूंढी नहीं। अच्छा। मैं अपने काम में तसल्ली ढूंढता हूँ, खुशी नहीं ढूंढी, मैं तसल्ली ढूंढता हूँ कि सुकून मिल जाए और सेटिस्फेक्शन मिल जाए, जो कभी नहीं मिलता। उसकी वजह बताऊं कि मैं अपना काम देख के कभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हमेशा मुझे खामियां लगती रहती है और ये लगता है कि इससे बेहतर हो सकता है। और आपको ये लगता है कि जिंदगी कम है? जिंदगी कम है, अरे एक क्या 10 जिंदगियाँ भी कम है। और जितने भी किरदार मैंने किए हैं, लोग पूछते हैं और क्या करना चाहते हो, उनके यार ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो ऐसा भंडार है पूरा, आप एक जन्म तो बड़ा कम है। इतने लोगों, और मैं जो मैंने ज़िंदगी जी है, जो लोगों से मिला हूँ, जो लोगों को देखा है, जिनके साथ रहा हूँ, जिस सोहबत में रहा हूँ, उनसे सीखा है, वो तो एक जन्म कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, चूंकि आपने इतने किरदार जिए हैं, खुद के अंदर आप तकरीबन रोज़ी कोई ना कोई किरदार जीते हैं, फिर आपकी म्यूज़िक में आपका इतना ज़बरदस्त इंटरेस्ट जो आपको इतना हसास बनाता है, आपको कभी नहीं लगा मैं खुद एक ऐसी फिल्म बनाऊँ जिसमें ये सारी चीज़ें हों, और जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल नहीं पाता बतौर आर्टिस्ट, वो आप करें? नहीं है, मैंने लिखा हुआ है कुछ लिखा हुआ है और रखा है, लेकिन माहौल अभी उस तरह की फिल्मों का नहीं था। अच्छा। अब शायद ये जो OTT प्लेटफॉर्म है उससे शायद मैं हिम्मत कर पाऊँ, क्योंकि मैं गया तो वो उनके ये शर्त होती थी कि इसको थोड़ा इस तरह कर दो। अच्छा। थोड़ा कॉमर्शियल, थोड़ा ये तो फिर मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया, मैं कही भैया ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों, जिया मैं हूँ, जिंदगी मैंने देखी है, जिंदगियाँ देखी हुई हैं जिनको, उनके साथ मैं बेईमानी नहीं कर सकता। बेशक। तो फिर मैंने कहा कि रखा रहे या पड़ा रहे, मैं ये कभी ना कभी मौका, हाँ, जब भी मिले ना मिले बेईमानी नहीं करूँगा अपने आप से कि आपकी तरह मैं कर लूँ, क्योंकि आपको पता नहीं, आप तो सिर्फ फिल्में देख के और कॉमर्शियल के अगर इसमें इससे पैसे लगाओ तो इतने मिलेंगे, अगर इस नियत से आप मुझसे फिल्म बनवाओगे तो मैं कतई तैयार हूँ। सच्चा कलाकार ये कर भी नहीं सकता है जी, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं क्यों क्या कर लूंगा कि उनकी तरह फिर वो मेरी फिल्म कहाँ रही। आप ही कह रहे हैं कि जी आप ही कह रहे हैं कि अगर है तो आपके दिल में कुछ होगा, अगर मैं उनकी तरह कर तो उनका हो गया, मेरा कहाँ से हो गया? मैंने उनकी तरह बना दी अपनी। हाँ। तो आपने अभी OTT प्लेटफॉर्म की बात की, आपकी पंचायत 1 और 2 बड़ी मशहूर हुई, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ एनेक्डोट है, या फिल्म आपको कैसे मिली? ये वेब सीरीज है और बड़ी सरल सहज। हाँ जी, सरल सहज इसलिए कहूँगा कि बहुत मुश्किल है सरलता और सहजता। हाँ, बिल्कुल, जैसे लोगों को रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है नहीं। और जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, एक खास तौर पे मैं फिल्मी दुनिया का माहौल कह रहा हूँ, जी, जिस तरह के माहौल में सहज और सरल काम करना बड़ा, वहाँ तो हर शख्स जो उठता है एक्टिंग करने लग जाता है। हाँ, सही बात। इसमें एक्टिंग का नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो एक्टिंग लफ्ज़ है मेरे जहन से बहुत पहले निकल गया था,
क्योंकि मैंने देखा कि जीते हैं नहीं, जैसे ही कहा जाए कि चलो जी इस कैरेक्टर की, ये जो हलवाई का है, इसकी आपको एक्टिंग करनी है, जैसे ही आपसे एक्टिंग कहा तो एक्टिंग आ जाती है, फिर वो हलवाई नहीं रह जाता, तो हलवाई की एक्टिंग रह जाती है। तो ये मैंने बहुत पहले निकाल दिया था ये एक्टिंग लफ्ज़ अपने जहन से। तो मैं कोशिश करता हूँ डूबने की, बस तो ये पंचायत के बारे में कोई एनेक्डोट है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सकते हैं? बड़ा पॉपुलर हुई है आपकी ये सीरीज़। बस वही है कि सब लोग मिल के जिए हैं वो ज़िंदगी को बहुत इत्मीनान से, और कहीं किसी ने एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की, और चीज़ों को समझ के और गांव वालों से मिल के और देख के, किसी ने कॉलर खड़े करके नहीं देखो हम एक्टर हैं ऐसे करके किसी ने नहीं किया। अच्छा। यही वजह है कि ये इतनी कामयाब हुई है जी। तो अभी क्या है कि पहला जब कामयाब हुआ तो हम लोग, उम्मीद नहीं थी, तो उम्मीद से बाहर ज़्यादा कामयाबी इसको हासिल हो गई। लोग तरह तरह से फ़ोन करने लगे कि सेकंड कब आएगा, सेकंड कब आएगा। तो मैंने कहा भैया ये पहला कामयाब होगा तभी तो डर पैदा हो गया है। तो क्या डर, मैंने कहा जिम्मेदारी जो दे दी गई है कि जो पहली की, अब जो जिम्मेदारी अब वो, और सेकंड भी वैसे ही उसी तरह का हो गया, तो अभी और जिम्मेदारी बढ़ गई। जी। तो अभी हमने कहा जो भी करो बड़े सोच समझ के, पूरी मेहनत से, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। कि इसको लेके हम बहुत खुश हो जाने वाली बात नहीं है, और खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और ही मेहनत से और अपनी जिम्मेदारी से काम करिए। तो मेरे ख्याल से तीसरा, चौथा या 5 जितने भी करने वाले हैं वो बेहतर ही होंगे। गांव से रिलेटेड जब आप शूटिंग कर रहे थे, कि कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आता है, जो याद रह गया पंचायत के बारे में? पंचायत की उसमें तो मुझे याद नहीं है कि, क्योंकि सारी बस यही है कि हम उसी में डूबे रहते थे, और ऐसा कुछ ख़ास याद नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ मुझे अपने गांव की पंचायत ज़रूर याद आती है कि वहाँ जब कभी शादी वादी होती, ये पंच सब वहाँ बैठे रहते थे, तो उनकी बातों में बड़ा मज़ा आता था। अच्छा। तो ये कैसा मैंने उनको भी बताया, हमारे जो पंचायती टीम के, कि मेरा कैसे जुड़ा है। तो ये थे तो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, और सारी बात उनकी माननी पड़ती थी, और सुनना पड़ता था, और हाँ कहना पड़ता था। तो हम हाँ तो कहनी पड़ेगा आपको, ना नहीं कह सकते, चाहे वो झूठ भी बोल रहे हैं। तो ऐसे ही चल रहा था, और मेरी आदत है कि बड़ा मुँह फट सा में जो अच्छा लगता है बोल ही देता था। तो वहाँ बचपन से वो आदत है। तो हम ऐसे ही बच्चे लोग खेल रहे थे, और ये लोग सब पंच लोग, मतलब जो थे वो लोग बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, किसी की शादी वादी थी, वहाँ गए थे। तो अखाड़े के सामने ऐसी दरी बिछा के लोग बैठे हुए थे, हम वहीं खेल रहे थे। तो मेरे पिताजी भी थे उसमें शामिल, वो भी सब ऐसी बातें कर रहे थे। तो हम लोग खेलते हुए देख के, उनकी आदत है टोकना कि देखो खेल रहे हैं, पढ़ते लिखते नहीं आजकल के लड़के, खेलते रहते हैं। हमारे ज़माने में तो हम लोग फर्स्ट आया करते थे। तो जब उन्होंने कहा हम फर्स्ट आया करते तो मैंने कह दिया कि सारे लोग फर्स्ट आते तो सेकंड कौन आता था। ये बात उनको नागवार गुजरी। और मेरे पिताजी कह रहे तुम बुजुर्गों से मुंह लगाता है। वो पिताजी ने ऐसा पीटा मुझे, हाँ, अरे खूब अच्छे से धोया कि कभी बुजुर्गों के मुंह, बड़ों के मुंह मत लगना। बड़ों के मुंह कहा, कभी बड़ों के, तब से बड़ों के मुंह सब जब्त कर ले। जी हाँ जो कह रहे हैं। तो ये था जी। तो इस तरह के, तो वो पंचायत से मेरा बड़ा तब वो याद आया मुझे। जी। और वहाँ इसी तरह के लोग थे जो मुझे रोल करने मिल गया। जी। तो ऐसे ही थे बिल्कुल। एक बड़ी ख़ास बात है इस सीरीज़ की, कोई विलन नहीं लगता इसमें। अच्छा। और गांव में सच कह रहा हूँ, मुझे कभी कोई विलन नहीं लगा अपने ही गांव में। तो क्या है कि सब लोग अपने अपने जीने के लिए मशक्कत जो करते रहते हैं ना, हैं, तो किसी को दुख नहीं देते। वो अपनी भैया ठीक कर लो ताकि मुझे तकलीफ ना हो। जी। हाँ, कि आपकी इन आदतों से मुझे तकलीफ। हाँ, सब मिलके रहते हैं, सारे धर्म के लोग, सारे मजहब के। यही तो हमारी गांव की खूबसूरती है। क्या बात जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें एक अजीब तरह की एक फ़िरका परस्ती देखने के लिए मिल रही है। क्या आपको कभी ये महसूस होता है कि एक अजीब तरह की आइडियोलॉजी को ज़बरदस्ती लोगों के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है? लोग अलग हो रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जबकि वो गंगा जमनी तहजीब का एक सबसे खूबसूरत मंच रहा है। जी। अभी भी है जी। लेकिन एक डिवाइड सा नज़र आ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है, आपको दिखता है वो डिवाइड? एक्चुअली क्या है, हाँ लगता तो मुझे बहुत पहले से महसूस होती है बात। अच्छा। कि एक जो जिसको ये लोग नाम दे देते हैं कॉमर्शियल, है ना, कि हम लोग कॉमर्शियल फिल्म, मैं कभी नहीं मानता कि एक कर दिया एक कॉमर्शियल फिल्म। उनके बिल्कुल जो उसके में काम करने वाले हैं, उनके जो राइटर्स हैं, उनका सबका
नजरिया वो अलग है। एक उन्होंने लाइन बना दी कि ये आर्ट फिल्म है, एक को पैरेलल बना दिया। अब 3 चल रही हैं, 3 लाइनें चल रही। मैं तीनों को नहीं मानता, मैं या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। मैंने कभी नहीं माना कि ये आर्ट है और ये पैरेलल है और ये वो है। अगर भैया आप इसको कॉमर्शियल क्या तो उसमें आर्ट नहीं है क्या? यही विचारधारा आप बहैसियत इंसान भी रखते हैं जी। कि सारे लोग, मेरे कहने का मतलब ये था कि फिल्म इंडस्ट्री जो है जिसमें आप इतने सालों से हैं, वो गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत मशहूर, सबसे ज्यादा गंगा जमनी तहजीब शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस उसी में रही है। आपको नहीं लगता इसमें कहीं डिवाइड आ रहा है? ये मैं आर्ट और पैरेलल सिनेमा की बात इस वक्त नहीं कर रही थी। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आ गया था जी ये। अच्छा। लेकिन अभी ये OTT जो प्लेटफॉर्म आया है, इससे मेरे ख्याल वो तहजीब दोबारा से फिर हाँ इनको मानना ही पड़ेगा, आनी पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है, फिर ये डूब ही जाएंगे। हाँ तो ये इसमें आने पड़ेगा और इसको लाने में पंचायत का बड़ा हाथ है। ये जो जिस तरह के क्या है कि मैंने देखा लोगों ने फिल्में देखने छोड़ दी थी, उनको कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इतने इस तरह की फिल्में आई लोगों के सामने कि बुजुर्ग लोग उन्होंने फिल्म देखनी छोड़ दी, हॉल में जानी छोड़ दिया था। तो अभी मैंने देखा कि पूरा परिवार, क्योंकि परिवार की देखने लायक फिल्में नहीं बन रही थी, या बच्चे अपना दिल बहलाने के लिए कभी मॉल चले गए तो उसमें बैठ गए जाके, वो हुआ। और नए नए जो फिल्म बच्चे थे जो हम मतलब यूथ, वो जाके उनको मालूम ही नहीं था कि पुरानी फिल्में जो देख लीजिए। पंचायत तो अभी पुरानी फिल्म उठा के देख लीजिए आप, ये क्या वो काबुली वाला 2 बीघा जमीन, मैं तो काबुली वाला का ऐसा कायल हूँ, सच कह रहा हूँ। और वो जो एक्टर थे बल्ला साहनी, आय वो तो कहीं लगते नहीं कि बल्ला साहनी है, उनसे मैं तो जी तो हमेशा वो मेरी नज़र में रहे। जब मैंने और भी फिल्में देखी, पहले मैं दारा सिंह का कायल था जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब गांव में था, उनका डायलॉग बोलने का अंदाज आपको जरूर आता होगा। नहीं आता नहीं है, वो बिल्कुल सर हसीना ओ हसीना मैं तुझसे मोहब्बत वो पंजाबी में मोहब्बत करते थे, वो बड़ा अच्छा था। लेकिन जब मैंने बल्ला साहनी और ये देखा उस वक्त मेरा ये उसी के बाद ये आर्ट और ये सब, तो मेरा तो दिमाग सब हट गया। मैंने कहा भैया उसको क्या कहोगे आप। और एक फिल्म है जिसमें आपने 500 करोड़ रुपए लगा दिए जी, और एक फिल्म में 50 लाख रुपए लगे हुए। अब 50 करोड़ वाली फिल्म को 40 करोड़ का घाटा हो गया, 10 करोड़ बचे, और इसने जो 50 लाख में उसने 2 करोड़ कमा लिए, तो कॉमर्शियल कौन सी हुई? ये हुई भैया कि ये हुई। अरे वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। किसको आप कॉमर्शियल कहेंगे? जी, हाँ, तो इस पे आइए ना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मत देखिए, तो अपने गंगा जमुनी को संभाल लीजिए ना, आप ही के हाथ में है। क्यों भटक रहे हो आप? क्यों? थोड़ा सी मशक्कत कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। और हमारा ये हिंदुस्तान में जो कल्चर की जो वैरायटी है ना, ऐसी भरी पड़ी है कि आप किसी कहीं और नहीं मिलेगा। 100 किलोमीटर पे जबान बदल जाती है, हाँ। कपड़े की तरीका बदल जाता है। और दूसरी बात ये कि फिल्मों में जिस तरह से जबान को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मुझे तो बड़ा गलत सा लगता है। उसका मजाक सा उड़ाते हुए करते हैं। और इतनी मिठास है, आप भोजपुरी, अवधी चले जाइए, या ये पूर्वी, या जो भी मगधी, और ये सब जबान की अपनी इतनी खूबसूरती है, इतना एक उनकी लय है, सुर है, कि वो बिल्कुल यहाँ जाके छूती है। जी, क्या बात है। लेकिन ये जो फिरका परस्ती इतनी बढ़ गई है, न सिर्फ हिंदुस्तान में, और पूरे मतलब ग्लोबल लेवल पे देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? कैसे, आपका टेक क्या है इसके ऊपर कि क्यों शुरू हुई, क्या सॉल्यूशन है, कैसे? सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है, सर्कल है ये, चला है तो कभी टूटेगा। बस मैं अकेला अगर चाहूँगा तो सिर्फ चाह सकता हूँ, हैं, क्योंकि अगर 10 लोग हैं उसमें अगर एक आदमी है, मैं ही अकेले ही चाहूँ, तो 9 तो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। ज़्यादा 1-2 साल में एक और पटा लूँगा मैं, फिर हम 2 मिल के तीसरे को पटाएंगे 4 साल में। तो ऐसे ही, लेकिन मैं अपनी फितरत, अपनी नीयत को नहीं बदलूँगा। मैंने तय कर लिया है कि जो भी होता रहे, मैं उसी तरह का काम करूँगा। बहुत अड़चने आई मुझे अपनी तरीका काम करने की, बहुत अड़चने आई कि, लेकिन मैं हिला नहीं, और मैं अपने जो काम करने में मुझे मज़ा आए मैंने वही किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो मुझे मज़ा है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर क्योंकि अगर मुझे मज़ा नहीं आएगा तो देखने वालों को नहीं आएगा। बेशक।
एक मैं किस्सा बता दूं, मैंने एक बड़ी ऐसी फिल्म की, बड़ी वाहियात फिल्म की जी। अच्छा। सच्ची बहुत वाहियात फिल्म थी। क्या? मैं क्यों, अभी उन्होंने फिल्म बना ली, उनको धक्का लगेगा तो बता देता हूँ मैं। तो वो फिल्म करके नया नया बम्बई गया था, और जाहिर है चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मेरा जो सेक्रेटरी था वो उसी में रखा, वो कहीं से ले आए वो फिल्म। अच्छा। तो फिल्म कर ली मैंने, करने के बाद रिलीज़ भी हो गई, और बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें, उनके साथ मैंने कर ली। तो उससे पहले मैं मैसी साहब, सलाम बॉम्बे और सई परांजपे की दिशा और अच्छी फिल्में कर चुका था। लगान वगैरह? हाँ नहीं, लगान उस वक्त नहीं की थी मैंने, ये की हुई थी सलाम बॉम्बे, मैसी साहब और ये सारी। तो ये 92 की बात बता रहा हूँ मैं। मुल्ला नसरुद्दीन, मोतीलाल के हसीन सपने और अमरावती की कथाएं, अमरावती, श्याम बेनेगल की अमरावती कथाएं, इस तरह के बड़ी मशहूर हुई आप। जी। तो ये करके मैं किसी उसमें गया था, कोई फंक्शन था, वहाँ मुझे किसी ने बुलाया था गेस्ट, चीफ गेस्ट। तो गया वहाँ, भाषण दिए, और सब भाषण में तो वही जो मुझे जो अच्छा लगता है वही मैंने बोल दिया, वही बोला कि किस तरह का मैं काम करना चाहता हूँ और ये सारा कुछ। स्टेज से नीचे उतर कर एक महिला सामने आके खड़ी हुई, बोले आपको शर्म नहीं आती? अच्छा। मैं तो डर गया, मैंने कहा भैया मैंने ऐसे कौन सा क्या बोल दिया, मैं दोहराया अपने आप को। कहाँ की बात है ये? बॉम्बे की बात है, बॉम्बे में हुआ था। तो कहले शर्म नहीं? मैं तो एकदम चौंक गया, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि मैंने पता नहीं ऐसे, हाँ कि कोई ऐसे। तो ये लोग मुझे खींचने लगे, बोले नहीं मुझे ज़रा इनसे बात करनी है। उन्हें कहा, तो मैंने कहा हाँ कर लीजिए बात। क्या? तो ये खींचने लगी। वही मैं कहा नहीं प्रभु कर लेने, पता नहीं क्या अपनी गलती, अगर मैंने कुछ कहा तो मैं आइंदा से ना करूं। तो मैंने बताई, मैंने क्या, मेरा क्या कसूर है, क्यों? तो सीधा वो कहने लगी सुनिए, किसी को तकलीफ पहुंचाती हो आपको नहीं, तकलीफ पहुंचाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा। क्यों? अच्छा। तो मैंने कहा मैंने क्या तकलीफ? बोले आपने वो फिल्म क्यों की? आहा, क्या बात, कितनी मोहब्बत करती थी आपसे। कहने लगे वो फिल्म क्यों कर ली आपने? तो मैंने कहा कि नहीं वो ऐसा था, अब मैं ढूंढने की कि वो नाम लिया उन्होंने फिल्म का कि ये क्यों कर ली, और तो किसी को तकलीफ पहुंचाती हुई आपको शर्म नहीं आई? तो मैंने कहा कि नहीं वो ऐसा था कि मैं नया बम्बई आया हूँ और कोई काम नहीं था, तो जाहिर यहाँ घर चलाने कुछ तो करना पड़ेगा ही। आप कटघरे में खड़े हुए थे। तो कहने लगी आप भूखे भी मर जाइए लेकिन इस तरह की फिल्म मत करिए। हमें बड़ी तकलीफ हुई है उस फिल्म को देख के। एक्सपेक्टेशन आपसे है ना? आए हाय, मैं तो वही निढाल हो गया, मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा आज की बात कभी नहीं करूँगा, चाहे भूखा मर जाऊँ। और वाकई फिर मैंने नहीं किया उसके बाद। और वाकई बड़ी दिक्कत है, लेकिन मुझे हमेशा बात आ जाती है कि मुझे नहीं करना। क्या बात है। फिर मुझे लोगों ने कहा कि ये उनको उस लायक काम नहीं मिला, उनको ये, अब मैं क्या कॉमर्शियल उस तरह जिसको उसमें घुस जाऊं, मैं कॉमेडियन बन जाऊं, जिन चीज़ों से मुझे बड़ी सख्त चिढ़ है तो वो बन जाऊं, मैं क्या करूं? कहीं नहीं, मतलब ज़्यादातर रोल आपने रिजेक्ट किए क्योंकि आपको ये लगा कि आपकी कैलिबर के या हैसियत के मुताबिक नहीं थे जो आपका किरदार है खुद। मैंने तो जी बिल्कुल, मैंने शेखर कपूर को मना कर दिया वो करने के लिए। वहाँ उनके यूनिट से किसी का असिस्टेंट का फ़ोन आया और मैं दिल्ली में था उन दिनों। तो कहने लगी जो वो शेखर कपूर एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो उसमें मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर बताइए क्या फ़िल्म। बोले कॉमेडियन का रोल है। मैंने कहा मुझे नहीं करना। बस इतने में ख़त्म हो गई बात। अभी ये बात शेखर के पास पहुँची कि उन्होंने तो मना कर दिया। तो ये NSD का एक सुदर्शन ज्वेल, उनसे बात हुई शेखर की। बोले यार उसने कैसे मना कर दिया कि भैया मुझे कैसे मना कर दिया? हाँ मुझे कैसे मना कर दिया। तो सुदर्शन ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा भैया वो इस तरह से बात करके एक कॉमेडियन का रोल है। तो मैंने कहा मेरी नज़र में कोई कॉमेडियन, तो मतलब ये तो आप कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, और ये कॉमेडियन का मतलब क्या है? मुझे कैरेक्टर बताओ, ये कॉमेडियन क्या होता है? हाँ तो वो कहता नहीं ठीक है, मैं शेखर से बात करता हूँ। तो शेखर को उसने फ़ोन दिया, तो शेखर ने फिर मुझे फ़ोन किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो शेखर कपूर दिल्ली आए, फिर उन्होंने मुझे पटाया कि नहीं भैया ये इन लोगों को बात करने का तरीका है और ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपने किया? हाँ, दुश्मनी एक फिल्म थी। अच्छा। हाँ, जी। तो मज़ा ही आता, लेकिन उन लोग बोलने का तरीका ऐसे, कॉमेडियन लोग कॉमेडियन सुनकर खुश हो जाते हैं, अरे अभी हंसाएंगे। और हंसाए क्या, वो कैरिकेचर और मिमिक्री, उससे मैं कभी इत्तेफाक नहीं रखा। कॉमेडी होती भी नहीं। जी। वो तो उन सब से मैं काफ़ी बचा हूँ, और बच के मुझे मज़ा भी आया कि बच गया मैं। इसीलिए आपकी मासूमियत बरकरार है ज़ाहिर। आप इतने सारे वाद्य बजा लेते हैं, शायद बनाते भी हैं आप खुद? जी हाँ, ये पहले हमें तो हारमोनियम पे हाथ भी नहीं लगाने देते थे। अच्छा। जब नाटक कंपनी मैंने शुरुआत की NSD के दौरान,
जब NST में तब हारमोनियम हाथ लगा, तब मैंने वहाँ हारमोनियम सीखा। फिर एक कमरे में मेरे एक दोस्त का सितार था, फिर सितार बजाना सीखा। ऐसे सीखते रहता हूँ, ऐसे कोई महारत हासिल कुछ फ्लूट वगैरह बनाता रहता हूँ। अभी एक रबाब कुछ बनाने की कोशिश में लगा हुआ। जी, आपकी तस्वीरें आई हैं कुछ, क्या आप उसको प्ले करते, कुछ करता रहता हूँ। बना कैसे लेते हैं, क्या मैंने एक्चुअली मैंने जो स्पेशलाइजेशन किया है वो स्टेज क्राफ्ट में किया है। जी हाँ, स्टेज सेट डिजाइनर भी हैं, डिजाइन, जी हाँ, बताना भूल गई थी कि सेट डिजाइनर भी हैं। जी, तो वो मेरे लिए, क्योंकि अलकाई साहब ने जब फर्स्ट ईयर होता है तो सब लोगों को सब कुछ करना पड़ता है। जी। सेकेंड ईयर में जाते ही पूछते हैं कि किसको डायरेक्शन में करना है, स्पेशलाइजेशन किसको एक्टिंग में, किसको क्राफ्ट में। तो आपने स्टेज क्राफ्ट लिया था? उन्होंने दे दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते, मैंने कहा सब कुछ करना चाहता हूँ। सबको तो कहते ठीक है, आप स्टेज क्राफ्ट में आ जाइए। अच्छा, इतने अच्छे एक्टर को खैर अच्छा कहते एक्टिंग तो हम करवा लेंगे, लेकिन ये तो फिर मैं कारपेंट्री में वहाँ जाके मतलब वर्कशॉप में सब करता रहता था, तो वहाँ से बड़ा मजा आता मुझे कारपेंट्री। जी। हाँ, और मेरा वर्कशॉप भी है, मेरे घर में वर्कशॉप बना रखा है। जी, आपने बना रखा है, और आपने फेसबुक लाइव पर कुछ चिजल करके लोगों को बताया भी है, बहुत सारे किस्से आपने सुनाए हैं। स्ट्रॉ से, फ्रूट, गाजर, मूली से भी बना लेता हूँ, कुछ ऐसे सब करता रहता हूँ। आवाज़ द वॉइस को नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि जिन्होंने मुझे बांसुरी सिखाई उसका क्रेडिट जो है वो रघुवीर यादव साहब को जाता है। तो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे। हम वहाँ एक वेब सीरीज़ करने जा रहे थे मंडावा, राजस्थान के पास। तो कोविड का वो था, वो सब पूरे बिल्कुल अलग अलग मास्क वास्क लगे, बड़े एहतियात से जा रहे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद सबको अलग अलग गाड़ियों में बैठा दिया गया। तो नसीर भाई चाहते थे कि मैं उनकी गाड़ी में आ जाऊँ। नहीं आया हूँ। अच्छा। पहुँचे, जब मंडावा पहुँचे, वहाँ उतरे तो बोले यार मैं सोच रहा तू मेरी गाड़ी में आ जाए। तो मैंने कहा क्यों? वही तो अलग। बोले यार एक काम है कि मैं तुझे तैरना सिखाऊंगा। अच्छा। तू मुझे बांसुरी सिखा। बहुत अच्छा एक्सचेंज है। हाँ, कहता मैं तुझे तैरना सिखाऊंगा, तू मुझे बांसुरी सिखा। मैंने कहा ठीक है। तो जहाँ वो ठहरे तो वहाँ स्विमिंग पूल था। वो तो बांसुरी सीख गए, आप तैरना सीखे? नहीं, मौका ही नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से वो अकेले ही डूबे रहते। उन्होंने टाइम पे डील निकाली थी। जी। तो मैंने कहा डूबना सिखाना हो तो सिखा लीजिए, मुझे डूबने में बड़ा मजा आता है, तैरना तो मैं नहीं सीखता। तो खैर वो थी। फिर हम जाते थे, पास में हमारे कमरे थे, तो आके फिर एक बांसुरी बना के दी मैंने उनको वहाँ पे PVC पाइप से। अच्छा। बांस तो मिला नहीं, PVC पाइप मिल गया। फिर वहाँ मैंने उनके लिए एक फ्लूट बना के दिया, फिर उसी से बजाते रहते थे। दोबारा जब मिले तो उनके हाथ में वही ले आते थे। हाँ। तो आपने कितने दिन उनको सिखाई बांसुरी? जब तक वहाँ रहे हम सीखते रहते, तो रोज आ जाते थे, रघु अब ये कैसे निकलता है भाई, ये कैसे होता है। अच्छा। हाँ, तो यही सब चलता रहता था। जी। तो अभी बहुत दिनों से मिला नहीं, एक दिन जाके पूछता हूँ कहाँ पहुँचे, क्या वो कहाँ तक पहुँचे। नसीर साहब ये टुकड़ा लेकिन बड़े जुनूनी किस्म की शख्सियत है, बड़ा मजा आता है उनको। तो यही था बस। हाँ बिल्कुल। और आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ कि काफ़ी तारीफ इन्होंने की। जी। ये कल्ट फिल्म निकलेगी और इसको ज़रूर देखना चाहिए। जी बिल्कुल। रघुवीर साहब, हमारा जो ये चैनल है आवाज़ द वॉइस, इसको हम एक अलग तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, इन द सेंस कि हम लोग सिंक्रेटिक कल्चर की बात करते हैं, शेयर्ड को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। ऐसे चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। ये जो हमारी तहजीब है, जो मैं तो बचपन से उसी तहजीब में जिया हूँ, वहीं से, और उसी की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ, उस तहजीब की वजह से। और हमें तो कोई दुश्मन नज़र नहीं आता था। हमारे जो मोहल्ले में थे हम सब, मेरे नाना जी ने स्कूल बनवाया, क्योंकि कोई स्कूल नहीं था, तो लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन अभी तक वो स्कूल है, वो मेरे नाना जी ने बनवाया। और नाना जी सब वहाँ मोहल्ले में जो थे, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, सब मंदिर में आके भजन गाते थे। उन भजन मंडलियों से हम उनके साथ बैठ के हमने गाना सीखा। तो इतना बढ़िया खूबसूरत माहौल था कि हम एक दूसरे से सीख के बड़े हुए हैं। और एक हमारे जो पीछे एक केदार रहता था, तो उनके बार्बर शॉप थी, तो उसने मेरे सर से बाल काटने सीखे। अच्छा। तो क्या, तो हम घर के पीछे ही रहता, हम एक ही क्लास में थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसके भाई ने उसे निकाल दिया जी, कि तू जा काम कर कुछ जी, तब स्कूल के फीस कौन देगा। तो सीधा मेरे पास आया, मेरे घर के सामने मेन रोड पे ही घर था, और एक दीवार थी, दीवार की वहाँ खड़ा होकर उसने चिल्लाया सुबह सुबह, रघुवीर रघुवीर।
तो मैंने कहा क्या बोले, इधर आओ। अब वो दीवार के उस तरफ, मैं इधर से, मैं मेरी हाइट कम और वो क्लास में सबसे लंबे हाइट का था और गंजा रहता था पूरा। तो कहने लगा कि यार मेरे भाई ने मुझे, उसके भाई का हल्का ही नाम था, बोले उसने निकाल दिया मुझे। कि मैंने क्यों? कि वो कहता जाके काम करो, सीखो, अपनी कमाई खुद करो, खुद ही अपने पैसों से पढ़ो। तो मैंने कहा जा कर। बोले यार मुझे बाल काटने सीखना है। तो मैंने कहा जाके सीख ले। तो कहते मुंडी चाहिए, मुंडी कहाँ तो मैंने कहा कि मुंडी मैं कहाँ से लाऊं भाई तेरे लिए? तो कहते नहीं मेरी तरफ इशारा किया, मेरी तरफ इशारा किया। मैंने कहा भी पिताजी हैं घर में, उनको ड्यूटी पे जाने थे, पिताजी मेरे सर्विस करते थे वहाँ जीसीए फैक्ट्री में। तो कहते कितने बजे आएंगे? मैंने कहा 7 बजे जाएंगे। तो पिताजी जैसे 7 बजे गए, वो एक उसमें कपड़े में कैंची कंघी लपेट के ले आया और हम घर के आंगन में बैठे, वहाँ पे एक ईंट के ऊपर वो बैठा, एक मुझे बिठाया और अपने घुटनों में मेरी मुंडी दबाई और बाल काटने शुरू किए। अब काटते थोड़ा सा काट, बोले ऐसे हो गया कब मैं ऐसे दबा में थक गया। काटते 11 बज गए। सुबह 7:30 से काटना शुरू किया, 11 बज गए और इतने ही बाल काटे उसने, स्कूल की घंटी बज गई। एक तो उसने उसी वक्त वो कंघी कैंची लपेटी और भाग गया। अब मेरे इतने बाल कटे हुए यहाँ के, अजीब सा लगा मुझे। तो मैं गया, मैंने अंगोछा लपेटा और खैर जाके क्लास गया, पूरा ख़त्म किया और उसके पीछे पड़ा और मेरे से अलग बैठा, वो दूर से देख के हंस रहा और मैं अंगोछा बांधे हुए अपनी क्लास में। और लोगों को समझ लिया अंगोछा बांध के क्यों आया, ऐसी फैशन के तौर पे और बहानेबाजी सब चल रही। मैंने कहा ऐसे ही बांध के आ गया, यार अच्छा लग रहा था। खैर जी, और मैं उसी तरफ देख, बोले कल आऊँगा वैसे इशारा करता है। खैर दूसरे दिन फिर आया वो, वैसे ही आया और फिर वही लपेट के एक ही ईंट पे वो बैठा, एक मुझे, और आधे बाल उसने इस तरफ के काट दिए। और फिर घंटे बजे 11 बजे की, फिर तो अब दोनों तरफ से मुझे तीसरे दिन यहाँ के काटे उसने। अब मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा तू तो मरवा देगा मुझे ऐसे 3 तरह से। वो बड़े अजीब से, ये जैसे वो खजेला उस तरह से लगने लगा मैं। तो कहता अच्छा ठीक। तो उसने छोटे सारे बाल छोटे कर दिए, अच्छा मिला दिए जी। अब मैं बिल्कुल गंजा जैसे हो गया। तो गया स्कूल अंगोछा बांध के। अब मैं अंगोछा निकाल नहीं रहा हूँ। घर आया, पिताजी ने पूछा ये अंगोछा क्यों? तो खोल दिखाया, किसी ने बाल काट लिए। तो देखा, पिताजी ने मारा, बोले साले मैं मर गया हूँ क्या? कि वो तो हाँ कि घर में कोई वो हो जाता है डेथ, तब बाल कटवाते हैं। तो ऐसे तो ये मोहब्बत ही, अभी भी हम मिलते हैं तो बस याद करते हैं। तो बड़ा खुश मिजाज आदमी था वो लड़का। ये अभी तो बड़ा हो गया, अभी भी उसकी वही दुकान है, दुकान में वैसे ही है वो। और 2.5-3 रुपए कमाता था, तो आधे पैसे घर में देता था और आधे की एक फिल्म देख के आ जाता था। तो ऐसे माहौल में रहा हूँ जहाँ सब एक दूसरे मोहब्बत करते थे, एक दूसरे की। अगर किसी के यहाँ शादी हो रही तो मेरे पिताजी अनाज दे देते थे उसे। कोई कुछ कौन है क्या, कुछ नहीं, कि बेटी की शादी हो तो बिटिया को अनाज दे दिया, कि उससे शादी हो जाए, बच्चों की हो जाए। तो इस तरह मिलजुल के रहते थे। तो जब इतनी मोहब्बतों में आप पले हैं तो जाहिर सी बात है, ज़रा सा भी नफरत देख के आपके दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती होगी, बहुत एहसास होता जी। जाहिर है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए, नफरत को पूरे देश से कैसे ख़त्म किया जाए? अब तो यही है कि तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जैसे अभी पंचायत से बड़ा फर्क पड़ा है, ऐसी इस तरह का हमें भी काम करने, हम यही कर सकते हैं। अब लेक्चर से तो नहीं होने वाला, कि लेक्चरबाजी देने, और हम बता सकते हैं कि भैया हमारा ज़माना ये होता था, ऐसे होता था, जैसे अभी पंचायत में किया गया। तो ये मोहब्बत मानना है कि अच्छी फिल्में बने, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन। जी, हमारे कल्चर पर तवज्जो देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारा कल्चर इतना रिच है और यही मिटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ये जो तहजीब और ये सब जो ख़त्म हो रहा है, इसी की वजह से हमने अपने कल्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया। लखनऊ में जो ज़मानत आप जनाब करके जो होती थी, चाहे वो टांगे वाला हो, चाहे कोई हो, उससे भी हुजूर आप वहाँ तक चलेंगे, हुजूर आप ले चलेंगे। वही जो हुजूर और जनाब, अगर ये फिर से आ जाए हमारे जो एजुकेशन में या सब जगह, तो हम तो अपने बच्चों से भी तू तड़ाक से बात नहीं कर पाता। मैं तो बच्चों को भी आप कह के बात करता हूं। हमारे यहाँ भी आप जनाब तो ये हमें ये तहजीब हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी और हमारे कल्चर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो संस्कार हैं, किस तरह से आए हुए हैं। हाँ, तो मतलब यही हुआ कि अगर किसी भी मजहब को ख़त्म करना हो तो उसके कल्चर को और लिटरेचर को पहले ख़त्म कर दो, यही तरीका होता है।
इसी को बचाने के लिए गंगा जननी तहजीब का होना ज़रूरी है जी। तो मजहब और ये है क्या है, मजहब एक मजहब देखिए, कोई मजहब इंसानियत के वो नहीं है, बरक्स नहीं, उससे इंसानियत से बिल्कुल, हर मजहब इंसानियत ही सिखाता है। तो हमें सबसे पहले इंसानियत को देखनी चाहिए। अगर उसमें हमारी नज़र जाएगी तो सब सारे ये जो दूरियां हैं, दुराव है और एक दूसरे से नफरत और ये सब खत्म हो जाएगी। क्या बात। और मजहब की आड़ में आप ये दुश्मन बना लेते हैं और ये करते हैं, ये तो चलेगा भी नहीं, चलेगा नहीं। तो इंसानियत का ख्याल रखे कि भैया हम सब इंसान हैं। क्या बात। और अगर हम इंसानियत से जिएंगे, इंसानियत का ख्याल रखेंगे, खुद इंसान बनेंगे, दूसरों को भी इंसान की तरह देखेंगे, तब जाके जो मेल जोल बढ़ेगा, तब कहीं जाके होगा खत्म ये सारी चीज़ें। मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि चूँकि आप इतने अच्छे सिंगर हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आवाज़ द वॉइस से की स्टूडियो से बिना आपका कुछ सुने, आपके गले से जी आपको जाने दिया जाए। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा सुनाइए जिससे खुद आपकी रूह खुश होती हो। अरे मेरी रूह तो कुछ भी सुन लेता हूँ, खुश हो जाती है। सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे इस आंगन के, अपने पिया के मैं बलि बलि जाऊं, भाग जगे इस बिरहन के, एरी सखी मोरे पिया घर आए। साजन गए परदेस, साजन रे मोरे साजन गए परदेस, आए न बारमास, अब ठाट पुराने हो गैरी, और तड़कन लागे बांस, और जिस सावन में पिया घर नहीं, आग लगे उस सावन को, एरी सखी मुरे पिया घर आएरी। आपने कभी इससे ज़्यादा मधुर गीत सुना है? ना म्यूज़िक है साथ में, ना कोई वाद्य, कोई इंस्ट्रूमेंट है, और ये आवाज़ और ये कशिश। हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम इनको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे और रोकें, लेकिन इन्होंने जाना है, ये बात इन्होंने हमसे पहले ही कह दी थी। तो यादव साहब, सचमुच हमारा दिल नहीं भरा है, लेकिन फिर भी हम चाहते तो नहीं हैं कि रघुवीर यादव जी को इतनी जल्दी जाने दिया जाए, लेकिन इनको कहीं जाना है, इसलिए हम इनसे इजाज़त लेते हैं। और बस मैं इनके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह के ये कमाल के एक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सिंगर हैं, कहीं मुझे ये लगता है कि शायद आपको अभी भी आपका ड्यू नहीं मिला है, मिलना चाहिए। और आप अपनी रवानी से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, मैं ये मानती हूँ। अब्बास ताबिश का बड़ा अच्छा शेर है जो मुझे आपके लिए याद आ रहा है कि मैं अपने आप में गहरा उतर गया शायद, मैं अपने आप में गहरा उतर गया शायद, मेरे सफ़र से अलग हो गई रवानी मेरी। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। तो रघुवीर यादव जी, आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है